गुड मॉर्निंग। अध्याय 7 भाग 5 भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। प्रकरण तरंग व धाराएं से निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो तरंग और धाराएं क्या हैं? तरंग और धाराएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो तरंग और धाराएं समुद्र और महासागरों के अंदर तरंग और धाराएं उत्पन्न होती हैं। जो तरंगें होती हैं और जो धाराएं होती हैं, जब समुद्र के आसपास या समुद्र के किनारों से जब टकराती हैं तो उनके टकराने से कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें प्रमुख रूप से दो प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। एक अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, एक निक्षेपित निर्मित स्थलाकृतियाँ। अपर्दन और निक्षेपण से संबंधित हमने पहले अध्ययन किया है। अपर्दन यानी क्या होता है, निक्षेपण यानी क्या होता है। तो अब हम सबसे पहले तरंगे और धाराओं को पढ़ते हैं। तो तटीय प्रक्रियाएं सर्वाधिक क्रियाशील हैं, इसी कारण अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। तट पर कुछ परिवर्तन बहुत शीघ्रता से होते हैं। एक ही स्थान पर एक मौसम में अपर्दन व दूसरे मौसम में निक्षेपण हो सकता है। तटों के किनारों पर अधिकतर परिवर्तन तरंगों द्वारा संपन्न होते हैं। जब तरंगों का अवनमन होता है तो जल तट पर अत्यधिक दबाव डालता है और इसके साथ ही साथ सागरीय तल पर तलछटों में भी दोलन होता है। तरंगों के स्थायी अवनमन के प्रभाव से तटों पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ता है। सामान्य तरंग अवनमन की अपेक्षा सुनामी लहरें कम समय में अधिक परिवर्तन लाती हैं। तरंगों में परिवर्तन उनकी आवृत्ति आदि होने से उनके अवनमन से उत्पन्न प्रभाव की गहनता भी परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें एक शब्द आया सुनामी लहरें। सुनामी लहरें कहाँ होती हैं? सुनामी लहरें समुद्र के आसपास में, समुद्र में जब तूफान, भूकंप या ज्वालामुखी के कारण जब समुद्र का पानी ऊपर उठ जाता है, इतना अत्यधिक मात्रा में ऊपर उठता है कि उसके आसपास के क्षेत्रों के निवास करने वाले लोगों का जितना भी जनधन की बहुत अधिक हानि पहुंचाती है। सुनामी लहरों के अंदर जो समुद्र का पानी है वो किनारों से भी बहुत अधिक बाहर आ जाता है और किनारों के आसपास में रहने वाले जितने भी सामग्री होती हैं वो सब समुद्र के अंदर समाहित हो जाती हैं। इस प्रकार से सुनामी लहरें के कारण भी कई प्रकार के अप्रदनात्मक स्थल स्वरूप दर्शाए जाते हैं। और तरंगे और धाराएं ये एक नियमित रूप से चलने वाली हैं समुद्र में, जो नियमित रूप से चलती हैं और चलने के कारण ये तटीय भागों को अपर्दित करती हैं और अपर्दित करके निक्षेपित भी करती हैं। इस प्रकार से कहा जाता है कि तरंगों और धाराएं से कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तरंगों की कार्य के अतिरिक्त तटीय स्थल स्वरूप कुछ अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है, जैसे स्थल व समुद्री तल की बनावट, यानी तरंगों के टकराने से साथ में वहाँ का जो समुद्र का किनारा है वो किनारा, उसका स्थल स्वरूप कैसा है, उसकी समुद्री तल की बनावट कैसी है। समुद्र तल की बनावट और उसके स्थल स्वरूप के आधार पर स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। समुद्रोन्मुक्त उन्मगन तट या जलमग्न तट दो प्रकार के तट होते हैं, उन्मगन तट और जलमग्न तट। और समुद्री जल स्तर को स्थिर या स्थायी मानते हुए तटीय स्थल स्वरूपों के विकास को समझने के लिए तटों को दो भागों में वर्गीकृत किया है। एक ऊंचे चट्टानी तट जिसको जलमग्न तट कहते हैं, एक निम्न समतल व मंद ढाल के अवसादी तट जिसको उन्मग्न तट कहते हैं। जलमग्न तट नाम से भी ध्यान है, जलमग्न यानी जल के अंदर समाहित हुए हैं। उन्मग्न तट जो जल के अंदर ढाल के रूप में पाए जाते हैं उसको उन्मग्न तट के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों तटों का हम अलग से ध्यान से अध्ययन करते हैं। जैसे ऊंचे चट्टानी तट, ये ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तट रेखाएं अनियमित होती हैं तथा नदियां जलमग्न प्रतीत होती हैं। तट रेखाएं अत्यधिक अवनमन होने से किनारों के स्थल भाग जलमग्न हो जाते हैं और वहां फ्योर्ड तट बनते हैं। पहाड़ी भाग सीधे जल में डूबे होते हैं। सागरीय किनारों पर प्रारंभिक निक्षेपित स्थल रूप नहीं होते हैं, अपर्दित स्थल रूपों की बहुतायत होती हैं। तो जो सबसे पहले अपर्दन से ही स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, निक्षेपित से उसमें निर्माण नहीं होते हैं।
जो ऊंचे चट्टानी तट होते हैं वो अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। जैसे ही तटों के साथ अपरदन आरंभ होता है, वेलांचली प्रवाह व तरंगों इस अपरदित पदार्थ को सागरीय किनारों पर पुलिन और रोधिकाओं के रूप में निक्षेपित करती हैं। रोधिकाएं जलमग्न आकृतियां हैं, यानी जल के अंदर पाई जाती हैं। जब ये रोधिकाएं जल के ऊपर दिखाई देती हैं तो इन्हें रोध कहा जाता है। रोधिका यानी छोटी छोटी, जैसे हम दीवार कह सकते हैं, दीवार के रूप में एक चट्टान के रूप में जम जाते हैं, जिसको रोधिका कहते हैं। यानी कि पानी को रोकने का काम भी ये कर सकती हैं, उसको रोधिका के नाम से जाना जाता है। एक छोटी सी दीवार के रूप में ये होती हैं। जब ये दीवार धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, इसके ऊपर अवसाद जमते रहते हैं और ये पानी से बाहर दिखाई देने लगती हैं, तो इसको रोध के रूप में जाना जाता है। और रोधिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष से जुड़ा हो तो इसे स्पिट कहा जाता है। जब ये रोधिकाएं होती हैं और रोधिका का एक भाग खाड़ी के शीर्ष से जुड़ जाता है तो इसको स्पिट के नाम से जानते हैं। जब रोधिकाएं तथा स्पिट किसी खाड़ी के मुख पर निर्मित होकर इसके मार्ग को अवरोध कर देती हैं, तब लैंगून निर्मित होते हैं और कालांतर में लैंगून स्थल से बहाए गए तलछट से भर जाते हैं और तटीय मैदान की रचना हो जाती है। तो इसमें बताया आपको कि लैंगून का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो जब रोधिकाएं हैं वो खाड़ी से मिल जाती हैं, खाड़ी के मिलने के कारण वहाँ पे एक आकृति बन जाती है, गोलाकार आकृति बन जाती है और उसके अंदर धीरे धीरे जब पानी आता है, पानी के साथ अवसाद आते हैं और अवसादों से वो अवसाद उसके अंदर जम जाते हैं, तो वो लैंगून झील के रूप में भी हो जाती हैं। जब झील से वो लैंगून झील का निर्माण उसमें हो जाता है, जो ज़्यादातर ये मिट्टी से निर्मित होती है। मिट्टियों के माध्यम से इसका निर्माण होता है। ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तरंगे अवनमित होकर धरातल पर अत्यधिक बल के साथ प्रहार करती हैं, जिसे पहाड़ी पार्श्व भृगु का आकार लेते हैं। तरंगों के स्थायी प्रहार से भृगु शीघ्रता से पीछे हटते हैं और समुद्री भृगु के सम्मुख तरंग ग्रसित सबूतरे बन जाते हैं और तरंगे धीरे धीरे सागरीय किनारों की अनियमितताओं को कम कर देती हैं। समुद्री भृगु से गिरने वाली चट्टानी मलबे धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और लहरों के साथ घर्षित होता हुआ किनारों से दूर निक्षेपित हो जाता है। भृगु के विकास व उसके निवर्तन के वांछनीय समय के बाद तट रेखाएं कुछ सम चिकनी हो जाती हैं तथा कुछ अतिरिक्त मलबे के किनारों से दूर जमाव से तरंग घर्षित वेदिकाओं के सामने तरंग निर्मित वेदिकाएं देखी जा सकती हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है भृगु समुद्री तरंग से निर्मित होते हैं और भृगु जब टूट जाते हैं तो उसके मलबे से और उनकी लहरों के माध्यम से वो चलते हैं, चल करके उससे कई मिट्टी का निर्माण होता है और वेदिकाओं का निर्माण किया जाता है। और जब वो जो भृगु होता है वो उसका आगे वाला भाग टूट जाता है तो एक चबूतरे के समान आकृति बनती है, उसको चबूतरे की आकृति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से ऊंची चट्टानों से कई प्रकार की आकृतियों का निर्माण हुआ है ना। लैंगून है, भृगु है, समुद्री भृगु है, इसी प्रकार से चबूतरा है, ऐसे कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण इसमें होता है। निम्न अवसादी तट, तो निम्न अवसादी तटों से कौन से निर्माण होता है। निचले अवसादी तटों के सहारे नदियां तटीय मैदान व डेल्टा बनाकर अपनी लंबाई बढ़ा लेती हैं, तो पहले डेल्टा का निर्माण होता है। कहीं कहीं लैंगून व ज्वारीय संकरी खाड़ी के रूप में जल भराव के अतिरिक्त तट रेखाएं सम चिकनी होती हैं। सागरोन्मुक्त स्थल मंद ढाल लिए होते हैं। तटों के साथ समुद्री पंख व दलदल पाए जाते हैं। इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियों की बहुतायत होती हैं। जब मंद ढाल वाले अवसादी तटों पर तरंगे अवनमित होती हैं तो तल के अवसाद भी दोलित होते हैं और इनके परिवहन के अवरोधिकाएं लैंगून व स्पिट निर्मित होते हैं। लैंगून कालांतर में दलदल में परिवर्तित हो जाते हैं जो बाद में तटीय मैदान बनते हैं और इन निक्षेपित स्थलाकृतियों का बना रहना अवसादी पदार्थों की स्थायी एवं लगातार आपूर्ति पर निर्भर करता है। अवसादों के अतिरिक्त तूफान व सुनामी लहरें इनमें अभूतपूर्व परिवर्तन लाती हैं। बड़ी नदियाँ जो अधिक नदभार लाती हैं निचली अवसादी तटों के साथ डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा
निर्माण इसका प्रमुख कारण होता है। अपर्दित स्थल स्वरूप में अगर देखते हैं तो भृगु, वेदिकाएं, कंदराएं तथा स्टैक, ये अपर्दित स्थल रूप की आकृतियां मानी जाती हैं। तो ऐसे तट जहाँ अपर्दन प्रमुख प्रक्रिया है वहाँ प्राय दो मुख्य आकृतियाँ तरंग घर्षित भृगु व वेदिकाएं पाई जाती हैं। प्रमुख रूप से दो स्थल आकृतियों का निर्माण होता है अपर्दन से। एक होती है तरंग घर्षित भृगु और दूसरी होती है वेदिकाएं। सभी समुद्र भृगु की ढाल तीव्र होती है जो कुछ मीटर से लेकर 30 मीटर या इससे अधिक हो सकती है। इनकी तलहटी पर एक मंद ढाल वाला या समतल प्लेटफॉर्म होता है जो समुद्री भृगु से प्राप्त शैल मलबे से ढका होता है। अगर ये प्लेटफॉर्म तरंग की औसत ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर मिले तो इन्हें तरंग घर्षित वेदिका कहा जाता है। यानी जब तरंगें होती है उससे भी ऊपर होती हैं तो वो तरंग घर्षित वेदिका के नाम से जानते हैं। ये कहाँ निर्मित होते हैं? भृगु के ऊपर निर्मित होते हैं, जो समुद्री भृगु से प्राप्त शैल मलबे से ढका होता है। जो समुद्री भृगु होता है उसके मलबा होता है उससे ढका हुआ होता है ये प्लेटफॉर्म, और ये जो समुद्र की तरंगें होती हैं उसकी ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं। इसे तरंग घर्षित वेदिका के नाम से जानते हैं। अगर हम भृगु की कठोर चट्टानों के विरुद्ध जब तरंगें टकराती हैं तो भृगु के आधार पर रिक्त स्थान बनता है और इसे गहराई तक खोखला कर देती हैं, जिसे समुद्री कंदराएं बनती हैं। समुद्री कंदराएं या समुद्री गुफाएं ये गुफाओं का निर्माण करती हैं। इन कंदराओं की सतत ध्वस्त होने से समुद्री भृगु स्थल की ओर हटते हैं और भृगु के निवर्तन से चट्टानों के कुछ विशेष तटों पर अलग थलग छूट जाते हैं। ऐसी अलग थलग प्रतिरोधी चट्टानें जो कभी भृगु के भाग थे समुद्री स्टैक कहलाते हैं, और अन्य स्थल रूपों की भांति समुद्री स्टैक भी अस्थायी आकृतियां हैं जो तरंग अपर्दन द्वारा समुद्री पहाड़ियों व भृगु की भांति धीरे धीरे तरंग समुद्री मैदानों में परिवर्तित हो जाती हैं और स्थल से प्रवाहित जलोढ़ से आस्दित रेत व शिंगल चौड़े पुलिन में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अपर्दन के द्वारा निर्मित कई प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। उसमें प्रमुख रूप से दो प्रकार की आकृतियां बताई गई हैं, भृगु और भृगु से निर्मित जो स्थल आकृतियां बनती हैं जैसे रोधिकाएं, ये रोधिकाओं का निर्माण होता है। ये इस प्रकार की अपर्दनात्मक स्थल आकृतियों का निर्माण होता है। निक्षेपित स्थल रूप को अगर देखते हैं तो उसमें निक्षेपित यानी क्या, जब भृगु टूट जाता है उससे मिट्टी का निर्माण होता है, या कंकर पत्थर होते हैं, वो कंकर पत्थर और मिट्टी के जमने के कारण जो आकृतियां बनती हैं उस आकृतियों को निक्षेपित स्थल रूप के नाम से जानते हैं। जैसे पुलिन और टिबे। पुलिन और टिबे दो प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। तट की प्रमुख विशेषता पुलिन की उपस्थिति है। यद्यपि उबड़ खाबड़ तटों पर भी टुकड़ों में पाए जाते हैं, वे अवसाद जिनसे पुलिन निर्मित होते हैं अधिकतर थल से, नदियाँ, सरिताओं द्वारा अथवा तरंगों के अपर्दन द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थ होते हैं। पुलिन अस्थायी स्थल आकृतियाँ हैं। कुछ रेत पुलिन जो स्थायी प्रतीत होते हैं, किसी और मौसम में स्थूल कंकड़ पत्थरों की तंग पट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं, और अधिकतर पुलिन रेत के आकार के छोटे कणों से बने होते हैं। सिंगिल पुलिन में अत्यधिक छोटी गुटिकाएं तथा गोलाशिमिकाएं होती हैं। पुलिन के ठीक पीछे पुलिन तल से उठाई गई रेत टिबे के रूप में निक्षेपित होती हैं, और तट रेखा के समानांतर लंबाई में कटकों के रूप में बने रेत टिबे निम्न तलछटी तटों पर अक्सर देखे जा सकते हैं। इस प्रकार से रोधिका, रोध तथा स्पीट ये तीन प्रकार की आकृतियाँ आती हैं, जिसमें समुद्री अपतट पर तट के समानांतर पाई जाने वाली रेत और शिंगिल की कटक, अपतट समानांतर पाई जाने वाली रेत और शिंगिल की कटक को अपतट रोधिका कहलाती हैं। ऐसी अपतटीय रोधिका जो रेत के अधिक निक्षेपण से ऊपर दिखाई पड़ती हैं उसे रोध रोधिका कहते हैं, और अपतटीय रोधिकाएं प्राय या तो खाड़ी के प्रवेश पर या नदियों के मुहाने के सम्मुख बनी होती हैं। कई बार इन रोधिकाओं का एक सिरा खाड़ी से जुड़ जाता है, जो इन्हें स्पिट कहते हैं। शीर्ष स्थल से एक सिरा जुड़ने पर भी स्पिट विकसित होती हैं।
रोधिकाएं, रोध व स्पिट धीरे धीरे खाड़ी के सम्मुख बढ़ जाते हैं, जिससे खाड़ी का समुद्र में खुलने वाला द्वार तंग हो जाता है तथा कालांतर में खाड़ी एक लैंगून में परिवर्तित हो जाती है और लैंगून भी धीरे धीरे स्थल से लाए गए तलछटों से या पुलिन से वायु द्वारा लाए गए तलछट से लैंगून के स्थान पर एक चौड़े विस्तृत तटीय मैदान विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से लैंगून से किसका निर्माण होता है? तटीय मैदान का निर्माण हो जाता है। रोधिकाएं, लैंगून और तटीय मैदान ये एक विकसित आकृतियों के रूप में जाना जाता है। अगर हम कहते हैं, क्या आप यह भी जानते हैं कि समुद्र के अपतट पर बनी रोधिकाएं तूफान और सुनामी लहरों के आक्रमण के समय सबसे पहले बचाव करती हैं। तो जो समुद्र के अपतट पर जो रोधिकाएं बनती हैं, जो मिट्टी से कंकड़ पत्थर से जो रोधिकाएं बनती हैं, तो जब भी समुद्र के अंदर तूफान आता है, सुनामी लहरें आती हैं, तो वो समुद्र की जो तेज़ गति से धाराएं होती हैं वो रोधिकाओं से टकराने के बाद आगे बढ़ती हैं। ये रोधिकाएं इनकी प्रबलता को कम कर देती हैं। इसके बाद रोध, पुलिन स्तूप तथा मैंग्रोव हैं जो इनकी प्रबलता को झेलते हैं। अतः अगर हम तटों के किनारों पर पाए जाने वाले मैंग्रोव व तलछट से छेड़छाड़ करते हैं तो ये तटीय स्थलाकृतियाँ अपरदित हो जाएगी तथा मानव बस्तियों को तूफान व सुनामी लहरों के सीधे व प्रथम प्रहार झेलने होंगे। तो जो भी समुद्र के द्वारा, जो भी प्रकृति के द्वारा बनी गई स्थलाकृतियाँ हैं, उनको हमकी सुरक्षा करनी चाहिए। हम उनकी अगर सुरक्षा नहीं करेंगे तो प्रकृति हमारे लिए विनाशकारी काम कर सकती है। जैसे इसने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि समुद्र के आसपास किनारे में रोधिकाओं का निर्माण होता है, पुलिन का निर्माण होता है, पुलिन स्तूपों का निर्माण होता है, मैंग्रोव का निर्माण होता है। अगर मानव के द्वारा इन स्थलाकृतियों को अगर अपरदित किया गया और अपरदित होने के कारण जब कभी भी सुनामी लहरें या सुनामी तूफान आया तो ये सुनामी तूफान सीधे मानव से टकराएगा, न कि इन आकृतियों से टकराएगा। अगर इन आकृतियों से टकराएगा तो इससे क्या होगा? मानव से टकराने में कम शक्ति होगी, नहीं तो अपनी सीधी शक्ति के साथ मानव से टकराएगा, जिससे मानव अधिक विनाशकारी हो सकता है, उसमें मानव के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक उपग्रह चित्र गोदावरी नदी डेल्टा का स्पिट चित्र लिया गया है, जो स्पिट बना हुआ है। जैसे समुद्र के आसपास के किनारे ये जो बना हुआ है ये स्पिट के नाम से जाने जाते हैं। ये पूरा क्या है? स्पिट का बना हुआ है। ये बहुत प्रश्न, तटीय स्थल रूपों के विकास को समझने के लिए तटों को कितने भागों में बांटा गया है? तो तटीय स्थल रूपों को समझने के लिए तटों को दो भागों में बांटा गया है। एक ऊंचे चट्टानी तट जिसको जलमग्न तट कहते हैं, दूसरा निम्न समतल व मंडल के अवसादी तट जिसको उन्मग्न तट कहते हैं। रोधिकाएं क्या हैं? जलमग्न आकृतियाँ। स्पिट किसे कहा जाता है? ऐसी रोधिकाएं जिनका एक भाग खाड़ी के शीर्ष स्थल से जुड़ा हो तो उसे स्पिट कहा जाता है। पुलिन किस से निर्मित होते हैं? थल से, नदियों व चरिताओं द्वारा अथवा तरंगों की अपरदन द्वारा बहाकर लाई गई पदार्थों से पुलिन का निर्माण होता है। तरंग व धाराएं द्वारा अपरदित स्थल स्वरूप कौन कौन से हैं? भृगु, वेदिकाएं, कंदराएं तथा स्टैक। ये तरंग व धाराएं द्वारा अपरदित स्थल स्वरूप हैं, जिसमें भृगु, वेदिकाएं, कंदराएं और स्टैक के नाम से जानते हैं। अगर ग्रह कार्य देखते हैं, ग्रह कार्य तरंग व धाराएं द्वारा अपरदित स्थल स्वरूपों का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है तरंग व धाराएं द्वारा निक्षेपित स्थल स्वरूपों का वर्णन कीजिए। बोध प्रश्न और गृह कार्य ये दोनों प्रश्न आपको कॉपी के अंदर करने हैं और अच्छे नोट्स बनाने हैं। बहुत अच्छा पार्ट है जो आपके आगे आने वाले कंपटीशन के लिए भी हैं। कई प्रकार के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में इसके प्रश्न आते हैं। तरंग द्वारा निम्नलिखित में से तरंग द्वारा कौन सी आकृति है, तो उसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों का नाम दिया जाता है। इसी प्रकार पवन द्वारा निर्मित इस आकृति कौन सी है, ऐसे कई प्रकार के प्रश्न बन के आते हैं। तो इसलिए आप पहले से अभी से ध्यान रखें। ये नहीं सोचें कि एकादशी कक्षा है, 11वीं कक्षा है जो बोर्ड कक्षा नहीं है, लेकिन ये बोर्ड से भी महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी आगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस लेसन को ध्यान से सुना।